अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या खाना दवाई की जगह ले सकता है? आज की साइंस इस चीज़ पर बहुत तेज़ी से गौर कर रही कि क्या हम खाने से अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमें दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है भी कि नहीं? लेकिन क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है और इस पर रिसर्च बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से मैंने अपने डाइट प्लान्स में भी काफ़ी चेंजेस की जो कि कुछ अरसे से अब ज़रा रुकी हुई हैं। लेकिन आपके डाइट प्लान्स इन वीडियोस के बाद चेंज हो जाएंगे, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं इस रिसर्च की तरफ, और जो मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट नज़र आए जो कि इस पर रिसर्च करें, और भी बड़े साइंटिस्ट होंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनको भी डिस्कस करेंगे, वो हैं डॉक्टर विलियम ली। डॉक्टर विलियम ली को आपको फॉलो करना चाहिए। यूट्यूब पर भी इनके बहुत से वीलॉग्स हैं, और इनकी एक कंपनी है जिसे द एंजियोजेनेसिस फाउंडेशन कहा जाता है, और बेसिकली ये हार्ट के डॉक्टर हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जो खाना है इस पर एक किताब लिखी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है इनका डिजीज़ में, कैंसर में, हार्ट में, कार्डियो का जितना भी सिस्टम है, डायबिटीज़ है, मोटापा, ओबेसिटी, गट माइक्रोब, जिसको मैं आजकल बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दे रहा हूँ और आप लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो पेट है ना, ये बहुत ज़्यादा अहम हो गया है, क्योंकि नई रिसर्च ये बता रही है कि इसमें दिमाग है। तो ये फाउंडर हैं जिस कंपनी का मैंने आपको बताया, एंजियोजेनेसिस का, और इनकी जो कंपनी है वो मुख्तलिफ रिसर्च करती है कि हम किस तरीके से न्यू आर्टरीज और न्यू वेन्स जो हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनकी रिसर्च से ही ये चीज़ें मैंने ली हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, कि हम कभी भी खाने को दवाई के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। हम खाने को दवाई से अलग समझते हैं। हम ये समझते हैं कि खाने का मकसद हमें एनर्जी देना है, और दवाई का मकसद हमें बीमारियों से दूर रहना है। तो हम खाने को अलग रखते हैं और दवाई को अलग रखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि खाना दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। खाने में एनर्जी भी मौजूद होती है, लेकिन उसके साथ साथ खाने में ये ताकत भी मौजूद होती है कि वो आपको बीमारी की तरफ ना लेकर जाए, बल्कि वो आपके अंदर की जो डिस्पेंसरी है, आपके अंदर का जो मेडिकल स्टोर है जो कुदरत ने आपको दिया है, उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर कर सकता है। आपका सवाल होगा कि वो अंदर का मेडिकल स्टोर क्या है, वो इस वीडियो सीरीज़ में आगे जाकर देखेंगे। लेकिन पहले मैं खाने के बारे में आपको कुछ बताता चलूँ। मैं आपको ये रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ, व्हाइट हाउस पिकनिक 2018। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, और साथ में अपनी ज़रा ऐनक भी लगा लो क्योंकि मुझे करीब से देखना पड़ा है। तो आर फूड इज़ किलिंग टू मैनी ऑफ अस। हमारा खाना, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि हमारा खाना हमें मार रहा है, ख़त्म कर रहा है हमारा खाना। Poor diet is the leading cause of mortality in the United States, causing more than 500,000 deaths per year. वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ी मारने वाली चीज़ें हैं उनमें अमेरिका में खाना एक बहुत अहम हिस्सा रखता है, और खाने की वजह से 5 लाख से ज़्यादा लोग हर साल अमेरिका में मरते हैं, सिर्फ गलत खाना खाने की वजह से। अच्छा, फिर मैं आपको यहाँ पर और भी बुक्स दिखाता हूँ। तो ये जोएल फरमैन की एक एमडी की बुक है, और इस बुक का नाम है फास्ट फूड। इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से प्रोसेस फूड हमें आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है। मैं प्रोसेस फूड पर पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, और इस चीज़ को हाईलाइट करता रहता हूँ कि जो डब्बे में बंद फूड आता है, जो डब्बे में बंद चीज़ आती है ना बाहर से, जिसके ऊपर केमिकल्स होते हैं, वो हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक है। तो दो इसमें ये लिखा गया है कि द स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट किल्स अस स्लोली इन नॉर्मल टाइम्स एंड क्विकली इन कोविड टाइम। तो वो हमें आहिस्ता आहिस्ता तो मार रही है, इस किताब में ये लिखा है। और साथ एक न्यूयॉर्क टाइम का जो इस पर आर्टिकल है उसमें भी ये लिखा कि जो खाना है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता तो मार रहा है, लेकिन कोविड में इसने हमें तेज़ी से मारना शुरू कर दिया। तो डाटा क्या कहता है? अगर आप डाटा की तरफ आएँ तो मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूँ, और इस ग्राफ में आप समझते होंगे कि सिगरेट पीने से ज़्यादा लोग मरते हैं। लेकिन इस ग्राफ में ये स्टेट ऑफ यूएस हेल्थ का 1990 से लेकर 2016 तक का डाटा है, 2016 तक का डाटा। और उसमें उन्होंने कहा कि जो नंबर 1 कॉज है, जो रिस्क है, जो हमें ख़त्म कर सकता है,
वो डाइटरी रिस्क है, वो खाने का रिस्क है। गलत ऑप्शंस जो आप खाना खाते हैं उसकी वजह से मौत होने के चांसेस स्मोकिंग से ज़्यादा है। और इन्होंने फूड में ये भी बताया कि ये जो डाइटरी रिस्क है इसमें क्या चीज़ें आप कम खा रहे हैं और क्या चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि लो नट्स, जो नट्स होते हैं मुझे पता है वो बड़े महंगे होते हैं, सीड्स होते हैं, जिस तरह चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, खरबूजे के सीड्स हैं, बहुत से ऐसे सीड्स हैं जो इंसान खाता है। फिर हमारे पास बादाम है, अखरोट हैं, पिस्ते हैं, नट्स हैं, लेकिन नट्स में चने भी आप डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स हम कम खाते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ कम खाते हैं। पूफा इन्हें कहा जाता है जिनमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और इस किस्म की मछली कम खाते हैं, मीट बहुत खाते हैं। अब देखें चॉइसेस, हम गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम शुगर चीनी बहुत खाते हैं और हम नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जो चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए वो हम कम खाते हैं। हम सब्जियां नहीं खाते, हम हर किस्म की, हम फ्रूट्स नहीं खाते, हम जो हमारे पास नट्स होते हैं ये नहीं खाते, सीड्स नहीं खाते, लेकिन हम मीट, गोश्त, चीनी और सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं। और इसी वजह से अमेरिका में 251 बिलियन हर साल, $251 बिलियन हर साल कैंसर के इलाज पर लगते हैं। इस कार्डियोवैस्कुलर, दिल पर भी तकरीबन इतने पैसे लगते हैं। 327 बिलियन एक साल, $327 बिलियन की बात हो रही है। 327 बिलियन डॉलर लगते हैं डायबिटीज़ पर, शुगर पर, और 1.72 ट्रिलियन पर ईयर लगते हैं मोटापे के साथ जो बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करना, लोगों को मोटापे से बाहर लेकर आना, ये सारी वो चीज़ें हैं। तो कितना ज़्यादा मेडिकल का ख़र्चा है अगर आप एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजार रहे। तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हम हेल्दी लाइफ की तरफ जाएं। इससे हमारी कौम का पैसा भी बचेगा और उसके साथ हम ज़्यादा अरसे तक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मैं आपको एक MIT का मैसेचुसेट्स फूड स्टेट प्लान दिखाता हूँ, जो कि उन्होंने एक प्लान बनाया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से खाना खाना चाहिए ताकि आप ज़्यादा अरसे तक सेहतमंद रहें। तो बताने का मकसद ये है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही, वो ये देख रही हैं कि हम दवाइयों से दूर जाएं आहिस्ता आहिस्ता और हम खाने को दोबारा खाने की तरफ आएँ और उसको ट्यून करें। हर बच्चे को, हर फैमिली को ये पता हो कि हमारी फैमिली में क्या क्या बीमारियां हैं और हमने बचपन से बच्चों को कैसे खाना खिलाना है। तो मुस्तकबिल खाने का यही है कि आपको खाना भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपके बच्चे ये चीज़ें खा सकते हैं, ये चीज़ें नहीं खा सकते, और आपने इन चीज़ों को ज़्यादा अपने अंदर लेकर आना है। तो खाने पर हमारी बहुत ज़्यादा बहस चलेगी, जिस तरह एरोमा थेरेपी पर हमने 4-5 वीडियोज़ बनाई, तो खाने पर भी हमारी बहस चलेगी क्योंकि ये हिस्सा है आपको सेहतमंद बनाने का। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी अब ऐसे बहुत से इंसेंटिव शुरू कर दिए हैं जिस पे वो लोगों को कहते हैं कि जी आप सब्जियां ज़्यादा खाएं, आप फ्रूट ज़्यादा खाएं, आप कैंसर से बचें। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस किसी ने ली हुई है तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा अगर खुदा ना खास्ता उसे कोई बीमारी होती है। तो इंश्योरेंस कंपनियां भी अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये कहना शुरू कर रही हैं कि आप फ्रेश और जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रोज़न की तरफ तो मैं खैर नहीं जाऊंगा, लेकिन फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। 2050 में हमारा खाना ये नहीं होगा जो इस वक्त है। अभी जो हमारा खाना है इसे बदलना होगा क्योंकि जितनी पॉपुलेशन तेज़ से बढ़ रही है और हमारे पास खुराक के ज़राए कम हो रहे हैं। तो 2050 में फूड प्लैनेट हेल्थ की एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन की है, जनवरी 16 2019 की, और उसमें एक कमीशन बनाया गया था, ईट लैंडसेट कमीशन, और उसमें उन्होंने बताया कि 2050 में हम 50% कम गोश्त खाएंगे, खाना पड़ेगा, अवेलेबल ही होगा, इतना होगा, और 50% कम चीनी खाएंगे। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। तो 2050 में हमारे जो बच्चे हैं इनका खाना ये नहीं होगा, इनके खाने में गोश्त बहुत कम होगा और चीनी, यानी 50% चीनी और गोश्त बंद कर दी जाएगी। बाहर के मुल्कों में खाने पर बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई जा रही है। वहाँ पर जो चर्च हैं वहाँ पर जाकर साइंसदान ये लेक्चर दे रहे हैं कि आप अपने खाने को बेहतर करें, आप कैसे खाने को बेहतर कर सकते हैं, उस पर पूरे रिसर्च
पेपर्स दिए जा रहे हैं और साइंटिस्ट चर्च में जाकर पूरी पूरी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये काम बाहर के मुल्कों में हो रहा है तो हम अपनी मस्जिदों में लोगों को खाने के बारे में क्यों नहीं बता सकते? हम क्यों नहीं बता सकते कि खाने में ये चीज़ें ज़्यादा खाया करें? छोटी सी बात है, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट ज़्यादा खाएं, गोश्त को कम करें, चीनी को कम करें, नमक को कम करें। 5 चीज़ें बतानी है हमने। उससे ज़्यादा रिसर्च चाहिए उनको तो वो तख्ती पर आ जाएं। लेकिन ये 5 चीज़ें तो हम बता सकते हैं ना हर मस्जिद से कि खाना, आप अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं, आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो ये आपके लिए, और इससे लोगों का भला भी होगा और मस्जिद जो है वो भी मज़ीद अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगी। जुमे के खुतबे से पहले भी ये बात की जा सकती है। तो हमें थोड़ी सी रीथिंकिंग करनी होगी कि हमने अपने जो बड़े फोरम्स हैं उनको लोगों की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। इस पर सर जोड़ के बैठना होगा और देखना होगा कि हम किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि अगर वो सेहतमंद होंगे तो इबादत भी अच्छी करेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।